वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं बीनाज आर्ट इंस्टीट्यूट और मैं हूं राहुल। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एस्टेट में क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा डिले है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी जाएं कि कैसे आप उसको भरा जा सकता है या कौन कौन एलिजिबल है और उसकी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है इस छोटे टाइम पे, क्योंकि होपफुली 1-1.5 महीने में हो जाना है। तो आपको इस बीच कैसे तैयारी करनी है ताकि आपका एस्टेट निकल जाए। पहली बात तो ये समझिए कि एस्टेट है क्या। ठीक है, एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब ये आप क्लियर करोगे तो जो इनकी वैकेंसीज आएंगे उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। तो फर्स्ट थिंग कि इसको हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन में। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो फीस है, तो एससी और पीएच कैंडिडेट के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड और शेड्यूल कास्ट 500, 900 और 1200। यहाँ लेवल 1, 2, 3 तीन लेवल पे है। इसमें तीन तरीके के एग्ज़ाम हैं। एक तो है पीआरटी जिसको लेवल 1 में रखा गया है, लेवल 2 में है टीजीटी, ठीक है, और लेवल 3 में है पीजीटी। तो इस तरीके से समझिएगा। बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस रहेगी और ऑल कैंडिडेट्स मतलब जो हरियाणा के बाहर के हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप भर सकते हो। पहली चीज़ आप क्लियर कर लो दिमाग में। ठीक है, कहीं से भी हो आप भर सकते हो। ये आपकी फ़ीस लगेगी। तीनों लेवल के लिए भरना है तो ये, 2 लेवल के लिए ये और 1 लेवल के लिए ये। अब देखते हैं क्या इसकी लास्ट डेट है। तो भैया 4 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 14 नवंबर, देखिए ये 14 नवंबर जो है ये आपका आखिरी डेट है, ये 14 नवंबर को। तो उसके पहले सब लोग भर लो जो भी एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोग फाइन आर्ट के लिए कर रहे हैं, तो फाइन आर्ट की इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है आपकी, कर सकते हैं। बाकी हम लोग कवर करेंगे आर्ट्स का। ठीक है, चलो। तो ये है आपका टीजीटी आर्ट का। इसमें क्या कह रहा है, बीएफए बीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 50% मार्क्स होने चाहिए। बीए और बीएफए होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। फिर आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट जैसे कि बीटीसी, जेबीटी या डीएड, इन तीनों में से कोई एक हो और इनका जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट में आर्ट लिया हो आपने, तो आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज़, दूसरा और का मतलब हो गया ये अगर है तो बेहतर है, नहीं तो ये होना चाहिए बीएफए बीए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स पहले वाले की तरीके है। ऑनर सब्जेक्ट एंड आर्ट एज टीचिंग सब्जेक्ट एज इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड में भी आपका ये होना चाहिए एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। और बीएड और स्पेशल बीएड दोनों मान्य होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन है, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। आगे समझिएगा भैया। उसके बाद 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये हो, और इसमें भी 8 सब्जेक्ट से हो। ठीक है, आखिरी क्वालिफिकेशन इन तीनों, जो तीन बताई हैं तीनों में से कोई एक। फोर्थ फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीए बीएफए बीए और बीएड, एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड वाला जो 4 इयर्स का होता है, ये बीएफए बीएड वाला, ठीक है, वो जो 4 इयर्स का होगा, तो उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आर्ट सब्जेक्ट के साथ। तो ये जो 4 चीज़ें हमने बताई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, इन चारों में से कोई एक होनी चाहिए। दूसरा सुन लो, इसमें दूसरी कैटेगरी उन्होंने क्या मांगी है, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होने चाहिए आपके मैट्रिक, या हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। देखो मैट्रिक्स में आपके हिंदी और संस्कृत हो, या तो हायर एजुकेशन में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ हो। तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशंस। ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देख ले, ठीक है, फाइन आर्ट का सिलेबस क्या है ये देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, ठीक है, कला का परिचय, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट एंड द एलिमेंट्स,
मतलब कला के तत्व सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ठीक है, जो आपके सिद्धांत वगैरह हैं। डिजाइन षडंग, भारतीय कला के षडंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्ट इन लाइफ, इंपॉर्टेंस आर्ट इन लाइफ, तो ये चीज हो गई पहला में। बी में क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, जो वर्तमान की आपकी तकनीक है, ठीक है, जिसमें काम कर रहे हैं करंटली लोग। प्रोसेस एंड प्रोसीजर, क्या प्रोसेस है उसका, ठीक है, क्या माध्यम है, किस तरीके से की जाती है, आगे देख लेते हैं। अब ये किसकी चीज पूछ रहे हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट। पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य के बारे में, और इंडियन फोक आर्ट। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि लोक कला वगैरह को काफ़ी ये वो कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। और सी में क्या है, इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो हमारा तिरंगा है उसके बारे में सारी जानकारी, क्या रेशियो है, कितने उसको तरीके से बनाया जा सकता है, कितनी माप में बनाया जा सकता है, कितने कलर्स हैं, उनका क्या अर्थ है। एंड इट्स इवेल्युएशन, इवेल्युएशन उसी के अंतर्गत आ जाएगा। इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मतलब कि भारतीय जो प्राचीन कला है उसके बारे में आपको जानना है। डेवलपमेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल से कंटेम्प्रेरी पीरियड तक सारी जानकारी होनी चाहिए। ग्राफिक के बारे में भी पूछेगा, और एक चीज़ और है आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी भी पूछेगा। ये हो गया आपका टीजीटी फाइन आर्ट्स का। पीजीटी का भी एक बार ही देख लेते हैं। ओके, सो ये आपका है पीजीटी फाइन आर्ट्स का सिलेबस। क्या इसमें बताया उसने, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, टीजीटी में भी है, ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, डिज़ाइन, षडंग ऑफ इंडियन आर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन कल्चर, सेम चीज़ है जो उसमें दी हुई है टीजीटी में। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, बिल्कुल ये भी है। प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट, ये वाला भी है। ग्राफिक, म्यूरल एंड मल्टीमीडिया आर्ट, ये भित्ति चित्र और मल्टीमीडिया आर्ट को एडिशनल कर दिया है इसमें। पर्सपेक्टिव, इंडियन फोक आर्ट, ये भी चीज़ें हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट्स इवोल्यूशन, ठीक है, ये वाला भी था आपका। इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, मतलब प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान कंटेम्प्रेरी पीरियड तक इनको समझना है हमें। इंक्लूडिंग अप्लाइड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ग्राफिक, ग्राफिक को भी इसमें, और वास्तुकला, दोनों चीज़ों को इस पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो सेम लगभग सेम ही है, एक दो टॉपिक छोड़ करके हैं। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपकी एलिजिबिलिटी है। दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो देखो, मेन खेल क्या है, कुछ लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, कुछ लोगों की बाकी होगी, जिन्होंने नहीं की है अभी तक। तो जिन लोगों ने नहीं की है और जिन लोगों ने कर लिए, दोनों लोगों को एक काम करना है कि पैनिक नहीं होना कि भैया जल्दी हो जाएगा, मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। बेस्ट चीज़ आपको पढ़नी है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके। सेक्शन ए, सेक्शन ए को उठाओ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सेक्शन ए उसको क्लियर कर रही है थ्योरी वाइज, तुरंत एकदम से वन लाइनर मत पकड़ लीजिए। बी सेक्शन को सेम थ्योरी वाइज कंप्लीट करिए। ये रिवीजन है, मान लो एक महीने का अगर मेरे पास टाइम है तो हम लगभग 15 डेज, ठीक है, ये ए और बी और सी को कंप्लीट करेंगे बाय थ्योरी। और नेक्स्ट 15 डेज इसको हमको क्या करना है, केवल और केवल मॉक्स लगाने। क्या करने हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है, केवल और केवल मॉक टेस्ट। इस बीच आप 15 दिन जो थ्योरी रगड़ेंगे, अच्छी से तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक से, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो सेपरेट उस टॉपिक से, केवल उसी टॉपिक से, ठीक है। और इन तीनों को भी हमको डिवाइड करना है 5-5 दिन में, कि 5 दिन में ये, 5 दिन में ये, 5 दिन में ये। और जो भी टॉपिक पढ़ रहे होगे उसके एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं। और नेक्स्ट 15 डेज हमको क्या करना है, केवल मॉक करने हैं, केवल ये रखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वहाँ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ तो सर बहुत धड़ल्ले से। आप क्या कर सकते हो,
आपको मान लो किसी स्टोर जाओ, सारी जीन्सें तुम्हें पसंद आ रही, लेकिन तुम पे क्या अच्छी लगेगी, क्या तुम पे सूट करेगा, वो तुमको देखना है। ठीक है, कि हम एक स्ट्रक्चर वाइज कैसे पढ़ सकें। तो ये चीज़ें स्ट्रेटजी में हमको फॉलो करनी होंगी, और ये हर बच्चे को जिसको चाहिए कि एस्टेट निकलना चाहिए, क्योंकि एस्टेट निकलेगा तभी वहाँ की वैकेंसीज को आप कर पाओगे। एस्टेट आया है तो वैकेंसी जल्दी ही आने वाली होगी, और उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, जो भी क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो इससे भी आपका पल्ला झड़ जाएगा। ठीक है, तो उन सब बच्चों के लिए भैया आप लोगों के लिए सभी के लिए कोर्स लाए हैं। ठीक है, ये स्पेशली एस्टेट का है। देखो होता क्या है जनरली कि सब जगह क्या कर देते हैं कि इसको भी बैठा लिया, उसको भी बैठा लिया, उसको भी बैठा लिया, सब एग्ज़ाम वालों को बैठा लिया और फिर पढ़ा रहे हैं। भैया सबका सिलेबस अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। तो बेसिकली ये केवल और केवल एस्टेट के बच्चों के लिए है। और सबसे मेन चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, और हम इसमें केवल और केवल 10 बच्चों को लेंगे। वो भी तब लेंगे जब उससे एक ओवरव्यू लिया जाएगा, बात की जाएगी, समझा जाएगा कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, वो मन से पढ़ना चाह रहा है या टाइम पास करने आया है। टाइम पास के लिए बहुत सारी जगह होंगी आपके पास, आप कर सकते हैं। हम केवल और केवल 10 बच्चे को पिक करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई आपने क्या पढ़ रखा है और एक्चुअल में आप करना चाहते हो। तो केवल 10 सीटें रहेंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये एक बेसिकली क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें लाइव क्लास सिलेबस वाइज रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, पीडीएफ्स रहेंगी और पीवीआईक्यू रहेगा। ये 5 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा, और स्ट्रक्चर्ड वाइज डेली आपकी 1 से 2 घंटे एमसीक्यूज वगैरह पीवाईक्यू तो चलता ही रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लाइव क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे चलेगी डेली के डेली, जिसमें आपसे को जो पढ़ाया जाएगा, रेस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटे पढ़ाया गया, हाफ एन आवर पूरा का पूरा आपका वहीं पे बैठ कर रिविजन कराया जाएगा 1 on 1। इसीलिए मैं 10 बच्चों को केवल ले रहा हूँ, जो मैं 10 के 10 को उसमें सेलेक्ट करवाऊँ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी जो फ़ी रखी है वो 599 है, 599। ठीक है, इन दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और सारी चीज़ें समझ लीजिए उसके बाद कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और टाइम बचा नहीं तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड दिए गए कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।